सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो, जैसा कि आप देख रहे हो कि स्कूल लेक्चरर का जो पेपर होने वाला है और उसमें 1 महीना बचा है। पिछले कई दिनों से थोड़ा से बिजी थे तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाए और विद्यार्थियों के अलग अलग फ़ोन आते हैं। और ये जब अंतिम जो समय होता है, पेपर जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हमारे कई अलग अलग प्रकार की मनोस्थितियाँ होती हैं। किस प्रकार से सिलेबस को किया जाए, क्या करें क्या नहीं करें, उन सब के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा में मेरे अनुभव के बेस पे करने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है कि वो सबके ऊपर सारी की सारी बात ठीक से लागू हो, लेकिन ये जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि हमारे पास लगभग 1 महीना बचा है। यानी आप यूं कह सकते हो कि 20 मई से 20 जून आप मान लीजिए 1 महीना, ऊपर 2 3 4 दिन जैसे भी टाइम टेबल जो घोषित करेंगे तो किसी को 2 दिन मिल सकते हैं, किसी को 5 दिन मिल सकते हैं, वो अलग अलग बात है। लेकिन आप मोटा मोटी 1 महीना आप अपने पास मान करके चलिए कि 1 महीने के अंदर मेरे को सारी चीज़ें किस प्रकार से करनी है और कैसे उस 1 महीने के दौरान खुद को टैकल करना है, उसके ऊपर हम जो चर्चा है वो करेंगे। हो सकता है 2 3 4 दिन 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलें, वो अलग बात है। हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार की चीज़ों के ऊपर हम नए ध्यान दें, क्योंकि मार्केट के अंदर बीच बीच में ऐसे भी आते हैं कि पेपर कब होगा कि नहीं होगा, कि सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, ऐसे सवाल भी आते रहते हैं। तो उनके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत के अंदर जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रेटर्जी और माइंड सेट, इनके ऊपर बात करेंगे। यानी हमारी जो रणनीति है वो और माइंड सेट जो है, तो अब इस समय ये मानता हूं कि मैं ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सबसे पहले मनोस्थिति की बात आती है। मनोस्थिति का मतलब होता है कि इस दौरान एक जो कंपीटिटर है, एक जो विद्यार्थी है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके सामने बहुत सारे प्रश्न घिरे होते हैं। क्योंकि जब हम पूरी साल तैयारी करते हैं तब थोड़े से अलग स्थिति के अंदर होते हैं। तब हम मिलते जुलते रहते हैं, पेपर देते हैं, कुछ चीज़ें हमारी कमज़ोर होती हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं है, कि अभी तो मेरे पास 6 महीने पड़े हैं, 1 साल पड़ी हैं, 2 महीने पड़े हैं, जो भी है। मतलब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम धीरे धीरे कर लेंगे। फिर जैसे जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे कर भी रखा है, लेकिन जब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, यानी दिनों की संख्या एक तरह से इस प्रकार से कि आज 30 दिन है, 29 हैं, 28 हैं, 27 हैं, ऐसे काउंटिंग होनी शुरू हो जाती है तो हमारे दिमाग के अंदर कई प्रकार के प्रश्न पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि इतने दिन के अंदर मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो, मेरे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा तो यही अवसर था, अंतिम अवसर था। ऐसे ऐसे करते यानी हमारा कई बार तो आप यूं कह दीजिए कि दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं चीजों के अंदर बीत जाता है। हमारे सामने किताब भी होती है, लेकिन उसके बावजूद और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की यानी सिचुएशन हमारे दिमाग के अंदर, एक कंपीटिटर के दिमाग में रहती हैं कि मैं क्या करूंगा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या इस दौरान मेरा सिलेबस नहीं हो पाया, लोग मुझे क्या कहेंगे। अलग अलग प्रकार की सिचुएशन होती है। और जब आप तैयारी करते हैं तो मैं ये व्यक्तिगत अनुभवों की भी बात कर रहा हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे साथ में कुछ ऐसे हमारे साथी होंगे, वो आपके साथ में 2 4 5 प्रश्न भी लेकर के आते हैं और हमें वो प्रश्न देंगे। अगर 5 प्रश्न उसमें से हो सकता है अगर आपको एक ही नहीं आए, ऐसी स्थिति भी आती है। और उस स्थिति के अंदर आप और पहले से डिप्रेशन में थे और दबाव में चले जाते हो, और हमें ऐसे लगता है कि जैसे तैसे करके ये महीना बीत जाए तो ठीक है, अगली बार के लिए मैं फिर प्रिपरेशन करूंगा, अगली बार मैं शुरुआत से ही तैयारी करूंगा, मैं पहले से ही सारे टॉपिक तैयार कर लूंगा। ये विचार दिमाग के अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये विचार जब हमारे दिमाग में आते हैं तो हमारी जो कार्य क्षमता होती है वो घटती चली जाती है और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अंदर से खोखला या कमजोर महसूस करते हैं। ये वास्तविकता है, मतलब ऐसा होना शुरू हो जाता है। जबकि एक जो कॉम्पिटिटर होता है उसको फिर क्या करे, क्या वो मतलब इन चीज़ों से, क्योंकि वो अकेला है, वो किसी के साथ में अगर वो बहुत सारी बातें हैं वो उनको वो शेयर नहीं कर पाता है, वो इतना उसके ऊपर प्रेशर आ रखा है कि पूरा जो सिलेबस है उसको वो बाइंड अप नहीं कर पा रहा है, जैसा उसने सोचे टारगेट बनाए वैसा वो नहीं कर पा रहा है। तो फिर अभी से वो हिम्मत हारनी शुरू कर लेता है कि भाई नहीं, देखेंगे अगली बार। अरे जब आपके पास में 1 महीना पड़ा है, उस 1 महीने के अंदर आप अपनी जितनी ताकत है उसको लगाइए पहले।
वो बाद की बात है कि रिजल्ट क्या रहने वाला है। भाई आप ये मान लीजिए कि असफलता से बड़ा तो कुछ होगा नहीं, और वो अगर आप एक महीना अगर अपना ऐसा व्यतीत करते हो तो निश्चित रूप से वो असफलता मिलती है। अगर उसी एक महीने की अगर आप अपने दिमाग को शांत रखते हुए और आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर काम करते हो तो दूसरे लोगों से आप बहुत बेहतर कर सकते हो और अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकते हो। यहां आकर के आपकी और कोई मदद नहीं कर पाएगा, ये खुद को ही टैकल करना पड़ेगा, खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा ये चीजें, क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती हैं वो आपको एक बार प्रेशर हटा सकती हैं, उसके बाद में खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को वो चीजें करनी पड़ेंगी। अब मनोस्थिति के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें क्या मतलब एक तरह से करना चाहिए, पॉजिटिव जो सोच होती है, सकारात्मक है जो, अगर मैं सोच की बात करूं तो हमारी वो रहनी चाहिए। तो बोले जी सकारात्मक सोच कहां से पैदा कहां से करें, सकारात्मक सोच आए कहां से? सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि हमारे बीच में तो नेगेटिविटी आती रहती है, हम बताते नहीं हैं, और हर समय घर ये कर जाता है कि मेरा नहीं होगा, मैं याद कर रहा हूं वो भूल रहा हूं, अचानक से आपके सामने कोई प्रश्न क्रिएट कर देता है, आप उत्तर नहीं दे पाते हो, अचानक से तो आप पढ़ किसी और टॉपिक को रहे हो, आपसे सवाल कोई और टॉपिक का कर रहा है, तो वो जैसे कंप्यूटर हैंग होता है, मोबाइल हैंग होता है, वैसे ही हमारे दिमाग के साथ में सिचुएशन होती है। इसलिए आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस समय उसके बारे में ही सोचें, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसके अंदर आप जब काम कर रहे हो तो यानी सकारात्मक सोच आप ये रखिए कि भाई मैंने पूरे साल से अच्छे से काम किया है और अब एक महीना जो मेरे पास में बचा है उसके अंदर मैं मेरा बेहतर दूंगा, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। और वो चीज आपके हाथ में भी नहीं है कि आपका क्या होने वाला है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है और जो आपने पूरी साल की है उसको समराइज करना है, अपने आप को बड़ा ही शांत रखना है। और ये शांत चित्त की जो स्थिति अगर मैं बात करूं तो आपके सामने आ जाएगी कि अगर आपने पहले से अगर एक टारगेट बना रखा है कि पर डे का मेरे को ये काम करना है, अगर आपके पास में अगर वो टारगेट है तो आपको इन अनावश्यक चीजों के ऊपर सोचने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिलेगा, और वो आपका टारगेट जब आप खत्म करते जाओगे तो व्यक्ति स्वयं को मोटिवेट होता है और वो स्वयं उसके अंदर सकारात्मकता है वो आएगी। छोटी मोटी नेगेटिविटी हर किसी के साथ में आती है, वो एक सामान्य इंसान जो होता है उसके अंदर छोटी मोटी हेजिटेशन रहेगी, लेकिन पूरे दिन ही उसके बारे जैसे ही अचानक से कुछ आए आपके दिमाग में यार मेरा नहीं होगा, आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए कि देखा जाएगा, एक महीने पहले करके तो देखते हैं, वो बाद का प्रश्न है क्या होगा क्या नहीं होगा, तुरंत वहां से दिमाग को हटा लीजिए उसके ऊपर। नहीं तो क्या होता है कई बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सोचते जाते हैं, फिर किसी को फोन कर लिया कि यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर 1 घंटे आप उसके ऊपर लगे रहते हो, कोई सार नहीं निकलेगा। आप खुद को रखो कि भी मैंने अच्छा काम किया है, अच्छा ही मेरा होगा। दूसरी, स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखे, इसका भावार्थ ये है कि भाई आप अपना खान पान है वो ठीक से करें। दूसरी, नींद जो है वो पर्याप्त लें। पर्याप्त नींद का भावार्थ ये नहीं है कि यहां पे आप 18 घंटा सोए, मैं ये मानता हूं कि पर्याप्त नींद का भावार्थ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 6 से 7 घंटे नियमित रूप से सोए। कई विद्यार्थियों के सामने ये भी समस्या आती है कि जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है उनको नींद नहीं आती है, और जब आपको नींद नहीं आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी काम करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, और फिर रात को हम ठीक से नहीं सो पाए तो हमारा पूरा दिन भी है वो भी खराब होता है। ऐसी अगर किसी के साथ में स्थिति है तो वो किसी मनोचिकित्सक से कुछ सलाह ले सकता है, वो हमें थोड़े समय के लिए कुछ राहत भरी जो सामग्री होगी वो आपको बता सकता है, या इस दौरान आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन, ध्यान, योग ये खुद आधे घंटे सुबह सुबह आप कर लीजिए, उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उससे हमारी पढ़ाई खराब होगी, उससे आपकी पढ़ाई खराब नहीं होगी, उससे आपका पूरा जो दिन है वो अच्छे से मैनेज होगा। तो इसलिए जो नींद है वो कम से कम 6-7 घंटे की आप सोएं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते हैं उनको बीच में 5-5, 10-10 मिनट भी नींद आती है, जैसे 1 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, तो उस स्थिति में भी कोई बुरी बात नहीं है। जिसको 5-10 मिनट सोना है वो आप सो ले। फ्लेक्सिबल रहें, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई दिन में सोएगा कोई रात में सोएगा, वो अपनी जैसी दिनचर्या आपने बना रखी है उस 24 घंटे में, उसको अब 1 महीने में आकर के आपको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने अपना टाइम टेबल एक तरह से सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप रहें।
एकाग्रचित्त और निरंतरता बनाए रखें। एकाग्रचित्त यानी आप जब काम कर रहे हो तो आप उसी के ऊपर अपना फोकस रखने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि बार बार ये प्रश्न आएंगे, नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीजों से आप हट करके मूल कि भी मेरे को अब आज के दिन में ये इतना काम करना है, उसी को करने की कोशिश करूंगा, वो बाकी बाद की बातें हैं, क्या रहने वाला है, तो आपके अंदर एकाग्रचित्ता भी आएगी। अब कई बार मैंने ये भी देखा है कि हम लगातार 4 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं कि भाई 4 घंटे मैं हिलूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है कि लगभग 40-50 मिनट या 1 घंटे तक अगर आप काम करते हो ना, उसके बाद में ब्रेन की कैपेसिटी थोड़ी सी उस समय, तो आप उस समय 5 मिनट घूम लीजिए, पानी वानी पी लीजिए और फिर 1-1 घंटे के खुद को टारगेट दीजिए। छोटे छोटे टास्क हो गए कि इस 1 घंटा के दौरान मुझे ये टॉपिक करना है, अगले 1 घंटा में ये करना है, अगले 1 घंटा में ये करना है, अगले 1 घंटा में ये करना है। हाँ, ये कोई बात नहीं है कि अगर कोई टॉपिक है और उसमें 1 घंटे के बजाय अगर 1.25 घंटा लग गया, 1 घंटा 20 मिनट लग गया, तो आप उसको 20 मिनट के लिए छोड़िए मत, उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर दीजिए। हो सकता है आपका 1 घंटा वाला टॉपिक था वो 40 मिनट में ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब वो 1 घंटा का भावार्थ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप घड़ी को ही देखते रहें कि 1 घंटा कब होने वाला है, ऐसा भी नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्लेक्सिबल रहना है। मोटा मोटी आपने 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 20 मिनट के आसपास का जो समय रखा, उसके अंदर एक टॉपिक को बाइंड अप कर लिया, फिर उसके बाद में 2-4-5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में नया टॉपिक है वो हम कर लेंगे। तो पूरे दिन आप एक बड़े जोश और उत्साह के साथ में काम कर पाएंगे। निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता का मतलब है कि आपके पास में जो अब 30 दिन जो बचे हैं, उन 30 दिन का आप इस प्रकार से यूटिलाइज कीजिए कि वो आपके 30 दिन 3 महीने के बराबर हों। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपने जो पढ़ा है वो सारा का सारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और पेपर के अंदर अगर हमने 2-3 बार अब रिवीजन कर लिया तो ये 100% गारंटी है कि जो एरर जो हमारे हो रहे थे, जो त्रुटि हो रही थी, वो मिनिमम होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आपसे कोई त्रुटि होगी नहीं, लेकिन वो बहुत कम होगी। त्रुटि जितनी कम होगी, नेगेटिव प्रश्न जितने कम होंगे, सिलेक्शन के दायरे उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी जो बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है कि जो पूरे दिन नेगेटिव बात करते हैं उन लोगों से दूर रहिए। आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, वो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका नहीं हुआ। अब यार 1 महीने में किया हुआ है, 1 महीने में लास्ट में जाके तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, 1 महीने में तो सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो अपनी अपनी राय देते रहेंगे। जितना हो सके सोशल मीडिया से आप दूर रहिए 1 महीने। ठीक है, आपको कोई आवश्यक उसके ऊपर अगर सामग्री, अगर कोई जैसे बिग करंट की कोई क्लास लगा रहा है, या कोई उसने कोई सिलेबस ले रखा होगा, उसका कुछ टॉपिक बाकी अगर बचा है तो उसको आप कर लीजिए। उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस दौरान मुझे ये करना है। पूरे दिन आप उसको चालू नहीं रखें। अपने फोन को चाहे आप एरोप्लेन मोड पे रख सकते हो, अपने पास ही नहीं रखें, क्योंकि पास रखते हैं तो मैंने बहुत सारों को ये देखा है कि हर 5-10 मिनट के बाद में उसको हम छेड़ लेते हैं कि उसमें व्हाट्सएप पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, या किसी और सोशल जो साइट है उसके ऊपर क्या दे रखा है, परीक्षा आगे जा रही है नहीं जा रही है, उसके ऊपर अचानक से कोई ऐसा मैसेज आ गया। तो ये सारी चीजें यानी आप उसको दूर हटा दीजिए अपने से 1 महीने के लिए, और घड़ी रखिए, उसमें से आपको टाइम देखना हो तो उसमें से, या मोबाइल के अंदर सिर्फ घड़ी जो है वो ऊपर सेट कर लीजिए जब आपको टाइम देखना हो, बाकी एरोप्लेन मोड पे रख लीजिए। आपको कुछ भी बाकी चीजें हैं वो नहीं देखनी है। इतना सा थोड़ा सा खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। और सुबह की जो दिनचर्या मैंने बताई कि योग के साथ में आप शुरू कर लीजिए, 10-15 मिनट सुबह और शाम खाना खा के आप घूम लीजिए, उससे पढ़ाई खराब नहीं होगी आपके साथ। और 10-20 मिनट हंस लीजिए, कुछ बातें 1-2 साथ में हो तो कुछ 5-10 मिनट इधर उधर गप्पे लगाएंगे तो फिर माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर वापस यानी काम शुरू कर लेंगे। तो बड़ा ही सहज रहना है। ये नहीं है कि प्रैक्टिकल रहते हुए काम करना है कि भाई अब तो परीक्षा आ गई, अब तो मारे गए, अब क्या होगा, क्योंकि उस परीक्षा का आप लोगों को इंतजार था कि भाई वो परीक्षा आएगी, और वो परीक्षा आएगी तो ही आप पेपर दे पाओगे, और तभी आप जो आपका ड्रीम था, सपना था, वो आप पूरा कर पाओगे। तो इसलिए कतई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक अभी हम थोड़ी सी रणनीति के ऊपर बात करेंगे, तो आप अपना एक टाइम टेबल है वो फॉलो कीजिए। और नेगेटिव मैंने बता दिए कि भी छोटे मोटे नेगेटिव आएंगे, आप उनसे तुरंत दूर हट जाइए कि भाई आते रहते हैं, ये सबके साथ में होता है, मेरे अकेले के साथ में नहीं होता है। दिमाग में ऐसे भी आता है कि कई बार आप पढ़ते हो तो बहुत फास्ट आपको याद होते हैं, कई बार ऐसे होगा थोड़ा स्लो भी चलेगा, लेकिन उस स्थिति के अंदर भी आपको निरंतर काम करते रहना है। अप डाउन ऐसे चलता रहेगा। तो और बीच बीच में जैसे
कुछ आपको प्रश्न भेज देंगे कि इसका उत्तर ढूंढ के बताना, उसके अंदर आप पूरे दिन लगे रहते हो, 2 घंटे 3 घंटे आपके खर्च हो जाएंगे। तो आपके पास में जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी के उत्तर आप कीजिए, और नई नई ज़्यादा सोर्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस प्रकार के ज्ञान देता है कि आप का नहीं होगा, उसका ये हो गया, वो हो गया, फलानिया हो गया, मेरा भी नहीं हुआ, मैंने ये किया, ये सारी चलती रहती हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि भी एक सामान्य जो विद्यार्थी हैं, जो टॉपर होगा आप में से ही कोई, उसको भी नहीं पता है कि वो टॉप करने वाला है क्या, उसके मन में भी उतनी हेजिटेशन है जो एक सीधा पास होने वाला विद्यार्थी है। और ये मैंने कई बार खुद को भी देखा है कि आप राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक से अगर पास होगे तो भी आपके मन में हेजिटेशन है, और आप अगर लास्ट रैंक के ऊपर हो तो भी आपके मन में हेजिटेशन है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो आप पेपर होल के अंदर अपना पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करें, उसके ऊपर हम एक दिन अलग से चर्चा करेंगे कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पूर्वग्रह से ग्रसित न हो, माइंडसेट ऐसे पहले न रखें कि मैं भाई 125 प्रश्न आए, जैसे सब्जेक्ट के 150 होंगे, 75 फर्स्ट पेपर के होंगे, आपके दिमाग के अंदर पहले से ही आप लेकर के चले हो कि उसमें से 75 में से मेरे को 65 करने हैं या 70 करने हैं, 150 में से मेरे को 140 करने हैं। जरूरी नहीं है कि वो पेपर के स्तर के ऊपर डिपेंड होगा, हो सकता है आप 150 में से 150 कर लें, हो सकता है 150 में से आप 120 ही नहीं कर पाए। तो वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरिट क्या जाएगी, आज किसी को नहीं पता, पेपर का लेवल क्या होगा किसी को नहीं पता। ये बेतुके से सवाल होते हैं जो आप करते रहते हो, ये आपकी पढ़ाई के अंदर बाधक बनते हैं, जो मनोस्थिति के अंदर आते हैं। इस बार आरपीएससी बड़ा पेपर खतरनाक पूछेगी, हो सकता है बिल्कुल खतरनाक पूछे, हो सकता है वो मध्यम दर्जे का हो सकता है वो बहुत सामान्य हो जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। लेकिन आप सामान्य से लेकर के आपने जो अच्छे ढंग से, जो आपने अच्छे लेवल के अकॉर्डिंग के सोचा था, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी का जनरल पेपर आएगा तो भी सिलेक्शन होगा, और जो अगर हार्ड पेपर आएगा तो भी उसका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी। हाँ, मेरिट अप डाउन जा सकती है, वो 300 जा सकती है, वो 250 जा सकती है, वो 240 रह सकती है, वो 320 रह सकती है, किसी को नहीं पता हर सब्जेक्ट के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रश्नों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये आज डिबेट के विषय नहीं होते हैं कि ये आपको पढ़ाई को बाधा करते हैं, तो इन चीजों से आप सबसे कट जाइए और एक अपने दिमाग को शांत रखते हुए मतलब उसके ऊपर हम काम करेंगे। अब अगली जो यहां पर जो बात है वो मैं दूसरी जो चर्चा करने की अपने बात कर रहे हैं कि रणनीति की जो बात आती है, लास्ट का जो 1 महीना होता है उसके अंदर हमारी रणनीति क्या रहे। मैंने यहां पे सबसे पहले एक बिंदु लिखा है कि स्मार्ट रिवीजन करें। तो बोले जी स्मार्ट रिवीजन कोई अलग चीज होती है क्या? सभी कहते हैं स्मार्ट का वर्क करो, ये करो, वो करो, ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें। कुछ नहीं करना, बहुत सहज और सरल तरीका। आपका सिलेबस आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा है, मैं ये से उम्मीद करता हूं। और जिन्होंने मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे जानता हूं कि जो पहले से बहुत अच्छा सिलेबस कर चुके हैं, लेकिन अब आकर के थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर अब क्या करें, कि समझ में नहीं आता है। कई बार तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, किसी टॉपिक को उठा लेते हैं तो एक ही टॉपिक में पूरे दिन उसी को लिए बैठे रहते हैं, या आगे दिमाग चलता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि उसके पीछे एक कारण है कि आपने एक डिसाइड नहीं कर रखा कि इस दौरान क्या करना है। मैं मोटा मोटी अगर मानूं तो मेरे विचार से फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे वो हिंदी है, किसी के अंदर 225 टॉपिक बनते होंगे, किसी के अंदर 250 टॉपिक बनते होंगे। मैं औसतन 225 टॉपिक मान लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके। अब कई कहेंगे जी हमारे तो 225 फर्स्ट में ही लगते हैं। अगर हाँ एक ही टॉपिक को आपने 4 टुकड़ों में तोड़ रखा है तो वो अलग बात है। मोटा मोटी आप ये मान के चलना कि 125 टॉपिक के आसपास सब्जेक्ट के होते होंगे, 100 टॉपिक के आसपास जीके वाले होंगे, तो लगभग 225 होंगे। किसी के अंदर 10-5 एक्स्ट्रा होंगे तो आप 250 मान लीजिए, मोटा मोटी यानी 200 से लेकर के 250 के बीच में आपके टॉपिक होंगे। एवरेज हमने कह दिया कि लगभग 225 टॉपिक आपके पास में हैं जो पढ़ने के लिए, हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसा ही है। अब आपको करना क्या है सबसे पहले, जहां तक अगर आपने कर रखा है पहले से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से लोगों ने भी बता रखी है। मैं तो बहुत लेट आकर के बात कर रहा हूं आपके सामने, और आपने पहले से अपनी प्लानिंग अगर अच्छे से बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अदर झूल के अंदर चल रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब आपको करना क्या है कि मैं तो ये मानता हूं कि आप 3 बार भी इस सिलेबस को, अगर मैं तो इस जगह हूं तो मैं 3 बार रिवीजन कर सकता हूं, और मेरे विचार से आप भी कर सकते हो। लेकिन 3 बार नहीं तो भी आप 2 बार इन चीजों को बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास
अब एक तो इस दौरान अच्छे से कैसे रिवीजन कर सकते हैं जी, 225 टॉपिक आ गए। अब मैं यहाँ पे एक जो बात करने वाले हूं कि भाई हमारे पास में टोटल दिन के सबके पास में 24 घंटे होंगे, चाहे आप उसमें रोना रोते रहिए चाहे उसमें काम कीजिए। हार्ड वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा, अकेले स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा। हम ये मानते हैं कि एक विद्यार्थी को 6 घंटे मतलब नींद पर्याप्त रहती है। 6 घंटे नींद का मतलब हो गया कि आपके पास में 18 घंटे बच गए। अब उस 18 घंटे में से 3 घंटे आप निकाल दीजिए। 3 घंटे के अंदर आपने नहाना धोना खाना पीना और ध्यान योग ये सारी चीजें आपने 3 घंटे इसमें से और निकाल दी, -3 किया। इसका मतलब आपके पास में 15 घंटे बचे हैं पर डे के। 15 घंटे आप काम कीजिए। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसके अंदर 15 दिन नहीं लगेंगे रिवीजन करने के लिए। बोले कैसे नहीं लगेंगे जी? 15 × 15 अगर आप करते हो यानी 15 दिन हो गए और 15 ही घंटे हो गए रोजाना के। 15 15 225 होते हैं। 1 घंटे के अंदर आप खुद एनालिसिस करके देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि 1 घंटे के अंदर आप एक टॉपिक को बड़े ही सहजता के साथ में कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। आपने उन टॉपिकों को कई बार पढ़ा है। कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जिनके अंदर मात्र आपको 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। यानी मैंने कहा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप 1.5 घंटा लग सकता है। एक टॉपिक कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरा टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जो आप मात्र 30 मिनट में कर पा रहे हो। अब औसतन 2 टॉपिकों को करने में क्या लगा? 2 घंटे ही तो लगे। तो बोले जी ऐसा, फिर इसको तो आधा ही घंटा मिला है, इसको 1.5 मिल गया, तो कौन सा फर्क पड़ गया भाई? हमने तो एवरेज बात की है कि कुछ टॉपिक बड़े होंगे, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेंगे, कुछ टॉपिक आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं। उनके अंदर 30 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 30 मिनट भी अधिक होते हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको आप 10 मिनट में भी रिवीजन कर पाते हो, 15 मिनट में करते हो, 20 मिनट में करते हो, आधे घंटे के अंदर करते हो, 1.5 घंटे। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हो कि एक दिन का आप टारगेट लीजिए, आप सिलेबस को वापस से रिवाइज कीजिए, देखिए सिलेबस को। उसमें से आप 3 स्तर के टॉपिक आपके सामने आएंगे। एक वो जो आपके बहुत अच्छे हैं, एक वो जो ठीक ठाक हैं, एक वो जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। अब जब आप रिवीजन करते हो तो तीनों को साथ में डाल लीजिए। तीनों को साथ में डालने का मतलब होता है, क्योंकि अगर मुश्किल लेकर के चल गए तो फिर वैसा टारगेट पूरा नहीं होगा। सरल अगर लेकर के चल गए तो आपने पहले से ही ठीक कर रखे हैं। भी रिवीजन तो सबको करना पड़ेगा। इस दौरान अगर हम चीजों को रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आप रिवीजन करते हो, तो जब आप पेपर में जाओगे तो आपके दिमाग में ये हेजिटेशन नहीं होगी कि ये मैंने कब पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, उस समय का पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए एक आप सिलेबस को लीजिए। एक सिलेबस के अंदर मैं तो कहता हूं कि बाय डेट आप लिख लीजिए कि जैसे 20 मई है, 21 मई है, 20 मई को ये करना है, 21 को ये करना है, 22 को ये करना है, 23 को ये करना है, और टॉपिक का भी आगे नाम लिख दीजिए कि मेरा फर्स्ट पेपर में। जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन के अंदर, जैसे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं कि जैसे आप जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हो तो 10 के 10 टॉपिक जलवायु विज्ञान के पढ़े। आपने देख लिया कि जलवायु के मैंने 2 टॉपिक पढ़ लिए, मैंने भू आकृति के 2 पढ़ लिए, मैंने समुद्र विज्ञान का 1 पढ़ लिया, मेरे 5 टॉपिक यहां से हो गए, समझ गए। इसी प्रकार से आपने देखा कि मेरा आर्थिक भूगोल से एक खनिजों का हो गया, एक औद्योगिक प्रदेशों का हो गया, इस प्रकार से 2 टॉपिक वहां से हो गए। एक मैंने देखा कि मेरा प्रैक्टिकल का हो गया, एक मेरा राजस्थान का हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि मेरे को आज ज्योग्राफी के 10 टॉपिक करने हैं, ये 10 टॉपिक ज्योग्राफी के आ गए। आपने देखा कि फर्स्ट पेपर के मेरे को 5 टॉपिक करने हैं, उसमें आपने देखा कि एक तो मैं इतिहास का टॉपिक पढ़ूंगा 1 घंटे के अंदर। आपने देखा कि 1857 की जैसे आपके टॉपिक के अंदर क्रांति होगी, वो होगी। दूसरा आपने देखा कि नहीं, मेरे को एक हिंदी का टॉपिक पढ़ना है जिसके अंदर संधि समास ये होंगे, तो आपने संधि का टॉपिक है वो पढ़ना शुरू कर लिया। तीसरा टॉपिक हो सकता है कि आपका कोई मैथ का आप रिवीजन कर रहे हो, वो हो गया। चौथा हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट का होगा, वो हो गया। 5वां हो सकता है आपका मेंटल एबिलिटी से संबंधित, वो हो गया। यानी जैसे भी करके आपने उसमें 5, 6, 7 इस प्रकार से टॉपिक उसके निकाल लिए। यानी एवरेज मैंने बात की कि आप 15 टॉपिक। हाँ, किसी के अगर ये 225 से थोड़े से अगर कोई ज्यादा होते हैं तो वो एक आधा एक्स्ट्रा डाल ले, किसी के कम होते हैं तो वो अपने गणित के अंदर कम कर लें। तो उस तरह मैंने एक तरह से 15 टॉपिक की बात की, और 15 टॉपिक आप
बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाते हो, क्योंकि आपने पहली बार नहीं, आपने कई बार सिलेबस को पढ़ा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर कोई आज पहली बारी किताब खोल कर वो चले और वो कहे कि मेरे तो 15 टॉपिक नहीं हो रहे हैं, आप तो ये कह रहे थे सर गप मारने की कोई हद हो गया, 15-15 टॉपिक कोई पढ़ सके के। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले से बहुत अच्छे किए हैं, वो अपना रिवीजन कैसे करें। अब दूसरी जो बात आती है, ये आप बनाएं एक चार्ट इस प्रकार से। आप, मैं तो कहता हूं कि आप इस प्रकार से यहां पे इस प्रकार से बना लीजिए। डेट 20 आ गई, 21 आ गई, 22 आ गई, 23 आ गई, 24 आ गई। इस प्रकार से आपने 15 दिन के लिए, और 15 दिन के अंदर आपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ऐसे लिखिए। पेपर फर्स्ट के अंदर आज आपको 20 तारीख हो, यानी 1 2 3 4 5 टॉपिक। आपको शुरुआत में 2 घंटे लगेंगे, ये काम करते हुए आपको 2 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद में पूरे दिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या होगा। इसमें भी आपने ये लिखा कि भाई ये 5 टॉपिक हैं, और यहां पे आपने 5 4 6 7 8 9 10 टॉपिक आपने यहां पे लिखे। अब फिर उसके बाद में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि सुबह मेरे को 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। अब वो इनके अंदर आप ऊपर नीचे कैसे आप कर सकते हो कि ये टॉपिक मेरे को इस टाइम में पढ़ना है। तो इतना सा अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप बहुत स्टिकता के साथ में, बहुत इत्मीनान के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में आप पढ़ पाओगे। कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा आप करते हो तो 15 दिन के अंदर आपने काम कर लिया। 15 दिन का मतलब था कि आप कुल मिलाकर के 5 जून तक अगर पहुंचते हो तो 5 जून तक आपने काम कर लिया। उसके बाद में 23 जून की जैसे डेट दे रखी है, आप एक बार 20 जून अपने मान के चलें, आगे जो है वो प्लस के अंदर है। अगले आपके पास में मेरे विचार से 10 दिन के अंदर, जो अभी आपने 15 दिन के अंदर काम किया है, उस काम को आप अगले 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा सा। अब इन चीजों के अंदर क्या करेंगे, अगली बार जब पढ़ेंगे तो आपने पहली बार जो पढ़ा था उसमें से कुछ चीजों को आपने हाईलाइट किया है, या उन चीजों में से आपने कुछ अलग शॉर्ट नोट्स के ऊपर लिखे होंगे। जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हो। आप कुछ सूत्रों को है, डाटा को है, क्योंकि जब आप इनको जब रिवीजन करोगे तो आपके सामने 30% चीजें ऐसे आएंगी जिनके अंदर आपको अभी भी परेशानी महसूस हो रही है। वो जो 30% चीजें हैं उनको आप इस दौरान, जो अगले 10 दिन हैं, उनके अंदर अच्छा सा काम कीजिए। उस दौरान भी आपको फिर 10% चीजें जो आपके पास में हैं उनमें से फिर परेशानी होगी, तो वो अगले जो 5 दिन रहेंगे, यानी ये मैंने कह दिया कि 5 जून के बाद में 10 दिन की बात की तो आप आ गए 15 जून। 15 जून तक आपने सेकंड बार उसको रिवीजन कर लिया, और अगले जो 5 दिन हैं यानी 20 जून, इस 20 जून तक आपने तीसरी बार रिवीजन कर लिया, और उसके अंदर वो 10% जो चीजें आपको नहीं याद हो रही थी। अब फिर उसके बाद में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके पास में जो बचे हैं, उनमें जो आपने हाईलाइट कर रखी हैं, जो हर टॉपिक के अंदर कुछ चीजें आपको यानी अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वाली हैं, कुछ डाटा हैं जिनके अंदर कंफ्यूज हो रहा है, तो वो आगे 2, 3, 4 दिन आपको जो भी मिले उनके अंदर फिर आप वापस दे सकते हो। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि आप न केवल सिलेक्शन उन विद्यार्थियों में से एक होंगे जो शुरुआती श्रेणी के हैं, उनमें से एक आप हो सकते हो, सिर्फ इत्मीनान के साथ में। अब यहां पर ये न केवल टॉपिक लें, टॉपिक के साथ में मैंने ये भी बता दिया कि आप अगर सुबह 5 बजे उठते हो, रात को 11 बजे तक काम करते हो ना, तो हमारे पास में आप ये मान के चलो कि 18 घंटे होते हैं, और 18 घंटे में से मैंने बता दिया कि 3 घंटे आपने निकाल दिए तो 15 घंटे होते हैं। अब आपने ये लिखा कि सुबह 5 से 6 में ये पढ़ूंगा, 6 से 7 ये पढ़ेंगे, 7 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 9 ये पढ़ेंगे। तो बोले जी इसका मतलब आप लगभग 50 मिनट के अंदर काम करते हो, अगले 5 मिनट 7 मिनट आप फ्री रखिए। तो यानी 1 घंटे का भावार्थ आपको 50 मिनट पढ़ने को मिलेंगे। 10 मिनट का बीच में, 5 मिनट का बीच में, 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक हो जाएगा, कहीं पे 10 मिनट का हो जाएगा, कहीं पे 5 मिनट का हो जाएगा। ऐसा अगर करते हम चलेंगे तो फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो और मैं अगर उसकी कोई मदद कर पाऊं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मोबाइल नंबर यहां पे लिखे गए हैं हमारे, है कर लिख रखे आप, कितना नंबर है वह 90-797 11-545। फिर भी अगर कोई समस्या अगर लगे मेरे लायक हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने अभी बात की कि भाई स्मार्ट इस प्रकार से आप रिवीजन कीजिए। इतना अगर आप अपने साथ में ईमानदारी बरतोगे ना, तो आप किसी सब्जेक्ट के हो,
चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। यानी संक्षिप्त और प्रभावी नोट्स पढ़ें जो आपने पहले से आपके पास में नई पाठ्य सामग्री इस दौरान न लें। मार्केट के अंदर हो सकता है कि कोई ये कहेगा कि वो बहुत अच्छी गाइड आ रखी है, उसमें से तो सारे प्रश्न उसी में से आएंगे, ये होगा वो होगा। अब आप अगर यहां आकर के ये गलती अगर करते हो तो निश्चित रूप से अगर आपको वहां से 2 प्रश्न नए अगर डाटा अगर आपको कुछ मिले अगर ठीक होते हैं तो आपके जो पहले वाले थे उसमें से 5 प्रश्न गलत भी होंगे, ये भी गारंटी है, क्योंकि वो रिवीजन नहीं होंगे। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक प्रश्न के अंदर त्रुटि। आप जब जाते हो पेपर हॉल के अंदर, आप कभी आपने खुद ने महसूस किया होगा, आपको ऐसे लगते हैं कि प्रश्न देखे हुए तो हैं लेकिन धुंधली सी पिक्चर आ रही है और उस स्थिति के अंदर हम प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं और 1/3 हमारे माइनस में और जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें। इसलिए 2 प्रश्न अगर कम अटेम्प्ट हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे आप यूं मानिए कि हमारे पास में 100 प्रश्न आए करने के लिए, यहां पे तो 150 और 75 का होंगे, मैं 100 का एग्जांपल ले रहा हूं। 100 में से एक विद्यार्थी ऐसा है जो 95 अटेम्प्ट कर रहा है, एक विद्यार्थी ऐसा है जो 85 अटेम्प्ट कर रहा है। पेपर हॉल से बाहर आते ही ये 85 वाला कमजोर माना जाता है और ये 95 वाला होता है, उसको हम होशियार मानते हैं कि यार आप तो 100 में से 95 करके आ गए, आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकेगा, आपका तो श्योर सिलेक्शन है। इसको ये चुपचाप बैठा रहेगा, ये सोचेगा कि यार पता नहीं मेरा तो क्या होगा। अब कंडीशन ये होती है कि इसने 20 गलत कर दिए, 20 गलत किए, आप मोटा मोटी यूं कह सकते हो 7 इसके और माइनस होंगे, 20 और 7 है 27 इसमें से गए, 95 में 27 अगर जाएंगे तो 68 बचते हैं। दूसरा विद्यार्थी यह है कि जिसने 85 अटेम्प्ट किए थे, इसने आप यूं मान लीजिए कि इसके 5 गलत होते हैं। गलत यानी एरर बहुत कम है क्योंकि इसने रिवीजन कई बार किया है, इसने इसकी तुलना में 10 अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। 85 अब 5 के आपने देखा कि 3 आप और मान लीजिए, हाँ 2 इसके और कट गए तो 5 और 2 7 आपने माइनस किए, 78 बच गए। इसके मेरिट रहती है 75, मेरिट रही 75%। इस 85 वाले का सिलेक्शन होगा, इस 95 वाले का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने प्रश्न तो अटेम्प्ट किए थे, इसने 95 प्रश्न, ये नहीं है कि इसने तुक्के तुक्के मारे थे, इसके देखे हुए तो थे, लेकिन बात यह है कि इसकी रिवीजन नहीं हो पाई। इसको ऐसा याद आ रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर वो गलत हो गए। तो इसलिए नेगेटिव से बचने के लिए हमारा तरीका यह भी है कि भाई हम चीजों को, आपके पास में जो भी नोट्स आपने पहले पढ़े हैं उन्हीं नोट्सों को आप पढ़ें। अब नई चीज आकर के आप कोई ऐसा बदलाव न करें। संक्षिप्तता के साथ में उन चीजों को आप नोट डाउन कर लें, हाईलाइट कर लें, कुछ भी कर लें, वापस उसी चीज को रिवीजन करना है ताकि तेजी से रिवीजन करें और समझने में वो आपकी चीजें वो मदद करेंगे। तो ये तो बात होगी कि आप इस प्रकार से एक प्लानिंग बना करके और बड़े अच्छे से 3 बार कर पाओगे। अगर किसी को 3 बार में परेशानी हो रही है तो वो ये जो मैंने 15 दिन बताए हैं उसकी जगह वो अपने 20 दिन में काम कर सकता है और अगले 10 दिन के अंदर वापिस रिवीजन कर सकता है। तो 2 बार में तो उसको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं और तीसरी बार के लिए उसका जो 1-2 दिन जो पेपर से पहले का बचता है उस दौरान अपने डाटा, सूत्र, जो आपने चीजें की है उसको जरूर पढ़ के जाएं। कहीं ऐसा होता है कि हम पेपर से 3 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब आपके पास में डे पड़ा है तो आप डाटा वगैरह हैं उनको उस समय अगर पहले दिन तक अगर आप देख पाते हो। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है तो आप 6 घंटे के बजाय अगर 7 घंटे सो लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें कटौती करके आप 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे ऐसा मत कीजिए। और पेपर वाली दिन होगा उससे पहले तो आप आराम से 7-8 घंटे सोइए क्योंकि इस दौरान अब आप काम कर रहे हैं। एक चीज जो और हम बात करेंगे, इनके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये बार बार अब मेरे पास भी फोन आते रहते हैं और न तो मुझे कभी आइडिया रहा और न ही मुझे अब आइडिया है। और मेरा तो एक ही सवाल होता है, मुझे नहीं पता इस चीजों का कि सर पेपर की तारीख आगे बढ़ने वाली है क्या? तो देखो, अपने को न तो आरपीसी वाला कोई बताएगा, क्या उनकी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमें नहीं पता। एक अच्छा कैंडिडेट है वो इस प्रश्न के ऊपर काम करने की बजाय क्या होगा अगर बाई चांस ये मान के चलिए कि पेपर की तारीख आगे बढ़ गई, 1 महीना बढ़ गई, 2 महीना बढ़ गई, 3 महीना बढ़ भी गई तो भी तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप क्यों एक दिन खराब कर रहे हो उस चीज के ऊपर? एक दिन नहीं, हर रोज का प्रश्न होता है। वो किसी से व्हाट्सएप पे देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है या अन्य किसी
इंस्टाग्राम या दोस्तों से बात कर रहा है कि बताइए यार आपके पास में क्या सूचना है, आप अजमेर रहते हो, कोई जयपुर रहता है, क्या कुछ बता रहे थे कि पेपर आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, क्या क्या मतलब क्या है कि भाई आपको सिलेबस करना है और आपके अगर मिल गए 15 दिन और तो आप 15 दिन में वापस दोबारा रिवीजन कर लीजिए, नुकसान तो कहीं होने वाला नहीं है, एक फायदा ही होगा। दूसरी यह है कि जी सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर आपके पास में जितनी सीटें हैं हम उन सीटों के लिए अगर ताकत लगाते हैं और उसके बाद में अगर सीट बढ़ गई तो इसका मतलब आपकी तो और ज्यादा बल्ले बल्ले, क्यों सोचना उसके ऊपर, घटाएंगे नहीं इतना निश्चित है भाई, जो दे रखी है उसमें से कम नहीं होंगी, अगर बढ़ेंगी तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ाई तो जो दे रखी है उसमें से भी हम अपना काम है करेंगे। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं कि किसी को कोई कहे यार सीट बढ़ेंगे, नहीं पता भैया, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। और फिर आपको तो कितनी चाहिए, अगर सिलेक्शन होगा एक ही सीट चाहिए, सिलेक्शन अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो उस एक सीट के ऊपर भी हो जाएगा, नहीं तो आपके सामने 1000 सीटें पड़ी हैं तो भी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न के ऊपर भी किसी से नहीं करें। अब हाँ एक बात ये भी है, बीच में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि ये ने जैसे बोले जी हम रिवीजन की जो अभी बात कर रहे थे तो टेस्ट सीरीज के साथ में कैसे मैनेज करें, हमने तो अलग अलग टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर रखी हैं, तो फिर हम कैसे हमारा सिलेबस रिवीजन करें। आप कह रहे हो कि एक महीने के अंदर वापस रिवाइज कर लीजिए, यहां मैं एक थोड़ी सी बात बता देता हूं कि आपका जैसे टेस्ट होता होगा, साप्ताहिक होता होगा, उस साप्ताहिक टेस्ट के अंदर आपके सामने आपको टेस्ट में 20 टॉपिक दिए जाते हैं, 10 दिए जाते हैं, मुझे नहीं पता कितने दे रहे होंगे, या किसी टेस्ट के अंदर आप यूं मान लीजिए कि आपके सामने 20 टॉपिक आ रहे हैं या 30 टॉपिक आ रहे हैं। 7 दिनों के अंदर मैंने कहा कि एक दिन के अंदर आपको 15 की बात करते हो, 15 साथी 105, आपको तो टॉपिक करने 105, आपके टेस्ट के अंदर टॉपिक आएंगे 30, इसका मतलब 30 टॉपिक आप वो पढ़ लीजिए जो आपके टेस्ट के अंदर है और बाकी 70 टॉपिक वो पढ़ लीजिए जो आपको नए रिवीजन करने हैं। तो नई नई अब टेस्टों से ज्यादा जुड़ने की, ज्यादा नई कोई ऐसी कोई पाठ्य सामग्री लाने का, नया कोई तरीका ढूंढने का मेरे विचार से वो कोई जरूरत नहीं है। आप जिस दृष्टिकोण से, सिर्फ हाँ इतना जरूर एनालिसिस कीजिए कि अगर आप बहुत स्लो चल रहे हैं तो उसको फास्ट रिवीजन करने की कोशिश आप जरूर कीजिए। सोशल मीडिया, अनावश्यक गतिविधियां, इनसे जितना दूर रहेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो आज हमारा जो समय खर्च हो रहा है वो इस मोबाइल फोन जो है उससे हो रहा है। तो एक महीने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित रखें और तो चीजें नहीं होंगी। ऑथेंटिक अगर ऐसी न्यूज आ भी जाती है कि भाई पेपर आगे जाएगा तो 1-2 दिन ठीक है, रेस्ट करके फिर आप वापस अपने काम में लग जाइए। बाकी ऐसी अभी कोई संभावना है किसी को, मुझे तो नहीं लगता कि भाई पेपर नहीं होगा। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि पेपर तो होगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वो आयोग जाने, सरकार जाने क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसा इन चीजों के ऊपर आप ज्यादा मंथन न करें, तारीखों के ऊपर, सीटों के ऊपर, ये हमारे काम की बात नहीं है, ये हमारे लेवल की बात भी नहीं है, ये हमारे बस का काम नहीं है, इसलिए इनके ऊपर आप नहीं देते हुए लास्ट के सारांश के तौर पे अगर मैं बात कहूं तो 2-3 चीजें आप याद रखना। जब अगर आपका टाइम टेबल अगर व्यवस्थित है, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, तो आप स्वयं ही पॉजिटिव रहेंगे, आप स्वयं पॉजिटिव। हाँ ये भी बता देता हूं, कोई परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण का मतलब होता है कि कभी भी आपका सिलेबस परिपूर्ण नहीं हो पाता है, आपको कुछ कमजोरी हर पेपर के अंदर महसूस होती है। चाहे आज मैं भी पेपर देने जाऊंगा तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि यार इतना टाइम अगर अपने को और मिल जाता तो ये चीजें अपने ऐसे कर लेते हैं। आप चाहे कितना ही पढ़ लेंगे, आप 1 साल आपको दे दिया जाए, 2 साल दे दिया जाए, 3 साल दे दिया जाए, फिर भी आपको कुछ न कुछ चीजें, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे, जितनी डेप्थ में जाओगे, आपके सामने उतनी नई चीजें आती जाएंगी। इसलिए आपके पास में कुछ चीजें सामान्य हैं तो घबराइए मत। हो सकता है जो आपकी सामान्य आपने कर रखी है वहां से सवाल ही सामान्य ही आ जाए। कोशिश ये कीजिए कि सिलेबस का आप कोई पार्ट छोड़े नहीं, उसमें से चाहे आपने उसकी हेडिंग ही क्यों नहीं पढ़ी हो, उसमें से बहुत बेसिक बात ही क्यों नहीं पढ़ी हो, अगर कम से कम बेसिक आ जाए तो मैं अटेम्प्ट कर लूं, बेसिक आ जाए तो मैं अटेम्प्ट कर लूं। तो ये चीजें होंगी। कुछ ये कहते हैं मुझे गणित नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, विज्ञान नहीं आती है। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के 10-12 प्रश्न आएंगे, उसके भरोसे अकेले सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर वहां से आप अगर सामान्य सवाल अगर पढ़ के जाते हो और 1-2 ठीक हो जाता है, ठीक है, बाकी चीजों को आप बहुत बेहतर कर सकते हो। तो ये आर्ट्स के विद्यार्थियों की एक सामान्य समस्या अपनी रहती है, भी अंग्रेजी की, गणित की, विज्ञान की। तो उसके दबाव न लेते हुए, कई ऐसे कहते हैं मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल मत छोड़िए। आप उसमें से जो सहज और सरल और सामान्य चीजें हैं उनको जरूर देख लीजिए 1-2 घंटे के अंदर, ताकि कई बार हो सकता है कि आपके संयोग से वही चीज आपके सामने आ जाए तो आप कर पाए। तो काफी लंबा हो गया, और फिर भी अगर कोई हो तो
आप बता सकते हो। पेपर कैसे करेंगे अपने, उसके ऊपर भी एक दिन लास्ट में हम देखेंगे कि आप पेपर हॉल में जाते समय हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, उनके ऊपर अलग से एक दिन अपने चर्चा करेंगे। तो बड़ा मस्त रहो और बढ़िया तरीकों का काम करो और सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। अग्रिम आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।